प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा का करेंगे दौरा। पीएम महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम गोवा में लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी करेंगे उद्घाटन। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का चुना नेता। पार्टी पर पर्यवेक्षकों राजनाथ सिंह, येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल चुने गए नेता 12 दिसंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की दूसरे दौर की बैठक जारी। नए मुख्यमंत्री के नाम का होगा ऐलान। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने देश में भेदभाव मिटाने के लिए कई सुधारों को पहनाया अमली जामा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम में हुई शामिल। इस साल की थीम है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। बांग्लादेश के साथ तीसरे वनडे में टीम इंडिया का ऐतिहासिक प्रदर्शन। ईशान किशन ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड। कोहली ने भी जड़ा सैकड़ा। भारत ने दी 410 रनों की चुनौती। और 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया के हाथों पेनाल्टी शूटआउट में हारकर हुई प्रतियोगिता से बाहर। वहीं 2 बार की विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को हरा सेमीफाइनल में बनाई जगह। अंतिम 4 में भिड़ेंगे क्रोएशिया और अर्जेंटीना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। नरेंद्र मोदी नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का भी उद्घाटन करेंगे। समृद्धि महामार्ग यानी नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को लेकर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा नागपुर में शहरी गतिशीलता में क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री एम्स नागपुर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नागपुर एम्स आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2017 में रखी थी। प्रधानमंत्री नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर और नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना नागपुर का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गोवा में लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मोपा हवाई अड्डा पर्यटन को बढ़ावा देगा और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देगा। प्रधानमंत्री 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे और 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देश की 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर विशेषताओं की हम बात करें तो उसमें पहले से ज्यादा सुविधाएं दी गई हैं। इस ट्रेन में क्या कुछ नया है, क्या कुछ खास है, आपको दिखाएंगे अभिषेक सिंह की इस रिपोर्ट के जरिए। देश की इस 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी अगर खासियतों की बात करें तो जो इसके पहले के और वंदे भारत आपने देखे बिल्कुल वैसी ही फैसिलिटी है, उसमें कुछ और जो है इजाफा ही आपको मिलेगा।
स्लाइडिंग डोर जैसे पहले वंदे भारत ट्रेन के अंदर आप देखते थे, वैसा ही बिल्कुल स्लाइडिंग डोर जो है वो लगाया गया है लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो खाना गर्म करने का, खाना रखने का जो सिस्टम है वो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ साथ जो पैसेंजर हैं उनके लगेज को कहाँ रखा जाए उसके लिए भी साइड में जो है वो यहाँ पर इस तरीके के रैक बनाए गए हैं। जैसे आपने पहले देखा हवाई जहाज़ के अंदर जो ऊपर सामान रखने का जो रैक होता था वो बिल्कुल वैसा ही है। और टच यहाँ पर आप लाइट देख सकते हैं, ये टच पर है, यानी कि अगर आपको रीडिंग लाइट चाहिए और आप दूसरे पैसेंजर परेशान ना हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट के लिए आप देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए ये 32 इंच का जो है ये स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पर, जिस पे कि जो भी स्टेशन आएगा उसकी आपको जो है जानकारी मिलेगी। आपको यहाँ पर जो वॉशरूम में ऑक्यूपाइड है या खाली है इसकी भी आपको यहाँ पर जो है यहाँ पे उसकी भी जानकारी मिलेगी। साथ साथ एक और जो इस वंदे भारत के अंदर हम देखेंगे तो इसके सीट्स के अंदर देखिए थोड़ा और अट्रैक्टिव किया गया है, इसका फैब्रिक्स थोड़ा पहले से और अच्छा किया गया है सीट का। और ये जो है ये इकोनॉमी क्लास का है, इसका जो हम जहाँ पे आपको ये तस्वीर दिखा रही है इकोनॉमी क्लास का है। और साथ साथ बॉटल होल्डर्स हो या फिर लेक्टन हो जहाँ पर कि आप पैर रख सकेंगे, साथ साथ आपके सामान रखने के लिए, जिस तरीके से बिल्कुल आप एक हवाई जहाज़ के अंदर की जो फैसिलिटी देखते हैं उस तरह की आपको यहाँ पर फैसिलिटी दिखेगी। साथ साथ इमरजेंसी में अगर आपको इमरजेंसी में कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे इमरजेंसी अलार्म बटन भी लगा है, जो कि सीधा इस ट्रेन सेट के जो आपके केबिन में जो वहाँ पर आपके ड्राइवर है उनको इसकी सूचना मिलेगी। और साथ साथ आप अगर मैं इसके बाद अलावा बात करूं तो सीसीटीवी कैमरा जो है पूरे ट्रेन के अंदर इंस्टॉल किया गया है, ताकि जो सेफ्टी है उसको सबसे ज़्यादा जो है उस प्रायोरिटी दी जाए। इसके अलावा कवच सिस्टम से ये ट्रेन पूरी तरीके से लैस है। कवच सिस्टम जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि कवच सिस्टम वो है कि अगर सेम जो पटरी के ऊपर अगर दो ट्रेन हो और ये भी ट्रेन अगर उसी पटरी पर हो, दो ट्रेन एक साथ आ जाए तो ऑटोमेटिक जो है ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगा और ट्रेन जो है तकरीबन 300 से 200 मीटर के पहले जो है जाकर रुक जाएगी। यानी कि जो पहले दुर्घटनाओं को लेकर के जिस तरीके की शिकायत आती थी उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाने की कोशिश की गई है। वॉशरूम्स की भी अगर हम बात करें इसके, तो वॉशरूम्स जो हैं वो बिल्कुल जो वॉशरूम्स है बिल्कुल आधुनिक तरीके से बनाए गए हैं, थोड़ा मॉडिफाई भी किया गया है इसके वॉशरूम्स को। और इसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव क्लास के कोचेज हैं उसमें आपको 180 डिग्री तक घूमने वाला जो है रोटेशन में आपको चेयर वैसे ही दिए गए हैं। और उसके अंदर जो है अगर आप परिवार हो आमने सामने बैठ के ही बात कर सकता है। अगर विंडो, क्योंकि इसके विंडो काफ़ी वाइड बनाए गए हैं तो विंडो में अगर वो चाहे तो बिल्कुल इस तरीके से बैठ करके वो अब बाहर का भी नज़ारा ले सकते हैं, बाहर का जो मनोरम दृश्य भी देख सकते हैं। तो पूरी जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है भारत में बुलेट ट्रेन शुरू होने के पहले मेक इन इंडिया के तहत बने इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की, वो अब जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोगों को उसका लाभ मिलने जा रहा है। ये ट्रेन 5 घंटे 20 मिनट में पहुंचाएगी। अमूमन अभी यहाँ से रायपुर होते हुए बिलासपुर जाने में नागपुर से तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस ट्रेन की चूंकि स्पीड ज़्यादा है, 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये इसकी जो एवरेज स्पीड है और 180 किलोमीटर की रफ्तार पे इसे परखा जा चुका है। तो ऐसे में अगर ये 130 से 160 किलोमीटर की रफ्तार पे चलेगी तो लोगों का समय भी बचेगा और साथ साथ लोग जो है अपने गंतव्य तक बड़े आराम से और नई सुविधाओं के साथ पहुंच सकेंगे। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, नागपुर। तो वंदे भारत में क्या कुछ विशेषताएं हैं इस एक्सप्रेस ट्रेन में, उसको आपने जाना। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज़। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छठी वंदे भारत ट्रेन को नागपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन नागपुर से बिलासपुर को जोड़ेगी। ये ट्रेन 5 घंटे 30 मिनट में यात्रा को पूरा करेगी। इस ट्रेन की खास बातों को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी से बात की है। आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छठी वंदे भारत रेल को
हरी झंडी दिखाकर नागपुर रेलवे स्टेशन से रवाना करेंगे। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार लाहौटी जी। उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये 6ठी वंदे भारत प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करने जा रहे हैं लगातार, इस रूट पे कितनी डिमांड थी, क्या बेनिफिट्स देख रहे हैं इस रूट के ऊपर आप? देखिए, ये जो 6वीं वंदे भारत ट्रेन जो माननीय प्रधानमंत्री जी नागपुर से बिलासपुर के बीच में कल इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, ये ट्रेन नागपुर से रायपुर और बिलासपुर को जोड़ेगी। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और नागपुर जैसा कि महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल है और विदर्भ की बहुत महत्वपूर्ण शहर है, और इसी प्रकार से बिलासपुर को भी जोड़ेगी जो कि छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण शहर है। और नागपुर, रायपुर और बिलासपुर के बीच यात्रियों का काफ़ी आवागमन है। ये ट्रेन बिलासपुर, रायपुर और नागपुर के बीच में 5 घंटे 20 मिनट की कम समय में ये पूरी जर्नी पूरा करेगी। एक पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, मेक इन इंडिया के तहत बनी हुई इस ट्रेन, इस रूट पे पहली ट्रेन है, 5 और ट्रेनें चल रही हैं। खासियतों की बात करें इस ट्रेन की तो इसके बारे में कुछ बोलिए। ये ट्रेन जो पूर्ण रूपेण मेक इन इंडिया ट्रेन है, इसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में बनाया गया है। और इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये ट्रेन डिज़ाइंड है 160 kmph पे चलने के लिए इसकी ऑपरेशनल स्पीड है, और 180 kmph तक इसका सफल टेस्टिंग भी हो चुका है। सर, प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज़ है वो रेलवे स्टेशन पे भी होगा, जैसे हवाई जहाज़ के एयरपोर्ट पर होता है। ऐसे में रीडेवलपमेंट को लेकर भी कुछ प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री शायद उसकी भी शुरुआत करने जा रहे हैं। नागपुर स्टेशन की बात करें या अजनी स्टेशन की। कल माननीय प्रधानमंत्री जी नागपुर और अजनी स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का जो फाउंडेशन स्टोन है वो भी ले करेंगे। दोनों नागपुर और अजनी दोनों स्टेशन के मास्टर प्लान फाइनलाइज हो चुके हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुके हैं, और ये फाउंडेशन स्टोन लेइंग के बाद इनके कार्य प्रारंभ होंगे। जो नागपुर स्टेशन है, इसकी जो प्रेजेंट बिल्डिंग है वो 1925 में बनी थी और अब लगभग 100 साल का समय हो गया है। इस समय में अब जो यहाँ सुविधाएं हैं वो कम पड़ने लगी हैं और आधुनिक नहीं हैं। जो अब स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा उसमें इसमें अराइवल और डिपार्चर के पैसेंजर्स को एयरपोर्ट की तर्ज पे उनका आवागमन अलग किया जाएगा, ताकि जो यात्री हैं उनको सुविधा से स्टेशन में मूवमेंट की सुविधा प्राप्त होगी। दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा आपने सुना जीएम साहब को कि इनका ये कहना है कि इस वंदे भारत का जो फायदा है 2 स्टेट्स यानी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के यहाँ आने पर नागपुर रेलवे स्टेशन जो 1925 में बनाया गया था और तकरीबन 100 साल पूरे हो रहे हैं, और अजनी रेलवे स्टेशन जो नागपुर से रेलवे स्टेशन से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे, इन दोनों का जीर्णोद्धार भी हो सकेगा। यहाँ पर विश्व स्तरीय सुविधाओं का भी यहाँ पे जो पैसेंजर आएंगे उनको फायदा मिलेगा। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, नागपुर। तो यात्री इस नई वंदे भारत ट्रेन में 10 दिसंबर से आरक्षण करा सकते हैं और इसके साथ ही ट्रेन का नंबर और समय सारणी भी घोषित कर दी गई है। ये ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। इस पर स्थानीय लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। जो रेलवे ने जो वंदे भारत ट्रेन चालू कर रही है, इससे नागपुर के लोगों को बहुत ही एडवांटेज मिलेगा और कम्युनिकेशन जो है वो बड़ा फास्ट हो जाएगा और समय की बड़ी बचत हो जाएगी। ये हम लोग बहुत हमारी इच्छा थी कि ऐसी कुछ ट्रेन चालू हो जाना चाहिए। ये ट्रेन चालू करने से हम काफ़ी खुश है, हमारी जनता खुश है, और फॉर्चुनेटली मोदी साहब भी आ रहे हैं और शायद रेलवे मिनिस्टर भी आ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों को उनका दर्शन भी हो जाएगा और हमारे स्टेशन वाले भी सब उसके कारण स्टेशन में भी काफ़ी रख रखाव और सब ये कर दिया उन लोगों ने, डेकोरेट किया है, सब क्लीन हो गया है सब। तो रेलवे में जो बदलाव हो रहा है ये तो सवाल ही नहीं आता है। अच्छा गवर्नेंस और अच्छा इसका ये है उपलब्धि इन लोगों की, इसमें कोई सवाल ही नहीं आता है। के लिए छत्तीसगढ़ वालों के लिए सौगात रहेगा और मोदी जी के आने से यहाँ बहुत फर्क पड़ा है। पूरा सफाई वगैरह पूरा
वो डेकोरेट हो रखा है सारा का सारा, जो रेलवे स्टेशन है एकदम तो चेंज हो गया है। जो पैसेंजर है उनको अच्छी सुविधा यानी मुहैया कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो चालू कर रहे हैं वो सबके लिए अच्छा है और सुपरफास्ट भी है, समय की भी बर्बादी नहीं है और सबके लिए समय की बचत है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। वंदे भारत ट्रेन जो है वो अभी देश पूरा चल रहा है, तेलंगाना में तो नहीं है अभी, मैं नागपुर में हूँ अभी प्रेजेंट। अभी इधर तेलंगाना में भी शुरू होने से बहुत अच्छा है। मोदी साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उधर भी होना चाहिए ऐसा ट्रेन। वो स्पीड उसकी अच्छी है और ये सभी के लिए अवेलेबल हो, ये आम जनता जो है, आम पब्लिक के लिए उसको अवेलेबल कराया जाए। क्योंकि तो अच्छी सर्विसेज है, दूसरी जगह पर मैंने कई बार ट्रैवल किया है तो ये कन्वीनियंट है, इसमें सीटिंग ही होता है, स्लीपर नहीं होता है तो, और इसका स्पीड भी थोड़ा अच्छा रहता है। फूड एंड ऑल अदर क्वालिटी आई हैव सीन, दे आर गिविंग वेरी बेड लाइक बेस्ट क्वालिटी फूड एंड ऑल। बेस्ट ऑफ लक मोदी जी, आप अच्छा काम कर रहे हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। खास बात यह है कि इस हवाई अड्डे की आधारशिला नवंबर 2016 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। इस हवाई अड्डे को लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इसे स्थायी बुनियादी ढांचे की थीम पर तैयार किया गया है। इस हवाई अड्डे को लेकर हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने मुख्य विकास अधिकारी बीके प्रसाद से खास बातचीत की है। मैं इस वक्त गोवा के इस नए एयरपोर्ट के अंदर और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है बीके प्रसाद जो कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बहुत एक्साइटेड है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे इसका उद्घाटन करने आएंगे, इनॉग्रेट करने आएंगे इस एयरपोर्ट का। Yes, हम लोग पूरा एक्साइटेड है। लास्ट couple of months we are with all sleepless nights, we are working day and night. More than 5,000 आदमी के काम कर रहे इधर, कर्मचारी इधर ऑल ओवर इंडिया से आया हुआ है एंड ऑल आर सपोर्टिंग अस। आप सब तैयार है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि सर ये जो इसका एयरपोर्ट बना है बहुत ही शानदार है, इसमें लाइट भी बहुत आ रही है और ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी है। या ग्रीन फील्ड भी है, डेस्टिनेशन भी है। हम सबको मालूम है गोवा बहुत सारे आते हैं टू हॉलीडे, हम लोग ये एयरपोर्ट में आते ही पता चलता है, हम लोग एक डेस्टिनेशन एयरपोर्ट में आना है, बिजनेस लीजर एयरपोर्ट, इट्स ए लीजर एयरपोर्ट, इट्स ए डेस्टिनेशन एयरपोर्ट, एक नया डेस्टिनेशन एयरपोर्ट जैसा। एनवायरमेंट को भी बहुत आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस एयरपोर्ट का। हम देख रहे हैं कि सोलर पावर का आप लोगों ने मेगावाट आपने वो स्टार्ट भी किया। 5 मेगावाट पावर हम लोग स्टार्ट किया। इट्स अ वेरी बिग ग्रीन इनिशिएटिव एंड ये अच्छा है हमारे लिए एंड ऑल्सो इट्स गुड टू द कंट्री ऑल्सो, वी आर सेविंग लॉट ऑफ पावर एंड हम लोग ये भी है। एक हम बात सुन रहे थे कि ये एयरपोर्ट ऐसा बनेगा कि शायद कार्बन न्यूट्रल भी बन जाए और एक जैसे प्रधानमंत्री का सपना है कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल कंट्री बने, तो एक बहुत बड़ी पहल है इस एयरपोर्ट की। यस, बहुत पहले बड़ी है। वी ऑल हम लोग इसी के तरफ काम किया हुआ है, उसी के हिसाब से हम लोग डिजाइन किया हुआ है कार्बन न्यूट्रल, जीरो कार्बन न्यूट्रल का करने के लिए हम लोग इसके हिसाब से हम लोग किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जीएमआर गोवा जो यहाँ पे ये जो नया एयरपोर्ट है उसको बनाया है और आप देख सकते हैं बेहतरीन ये एयरपोर्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आएंगे, उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे इस एयरपोर्ट का और डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है। तो जब 5 तारीख को ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो लोग आएंगे और झलक पाएंगे इस बेहतरीन एयरपोर्ट का। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा। और गोवा में 8 दिसंबर से 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस भी चल रहा है। इस बारे में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। गोवा के पणजी में आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया है। हमारे साथ आयुष सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा जी हैं। गोवा में ही क्यों किया जा रहा है इस आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन? एक्चुअली ये जो विश्व आयुर्वेद परिषद है, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, ये विज्ञान भारती का एक संस्था है, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन, उसका ये 9वां आयोजन, 9th एडिशन है। 2000 से शुरू हुआ और भारत सरकार का आयुष मंत्रालय इनके साथ लगातार जुड़ा हुआ है। तो ये कार्यक्रम जो है ये बहुत बड़े स्तर पर यहाँ आप देख रहे हैं एनर्जी, लगभग 4000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उसमें से 250 से ज़्यादा विदेश के, लगभग 50 से ज़्यादा देशों से आए हुए लोग हैं। 130 से ज़्यादा छात्र हैं जो भारत सरकार के स्कॉलरशिप से आयुर्वेद और बाकी आयुष साइंसेस का अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग संस्थाओं में, वो भी यहाँ उपस्थित है। और 250 से ज़्यादा स्टॉल्स एक्सपो में है, वर्ल्ड
वर्ल्ड क्लास एक्सपो यहाँ लगा है। इस बार इनके आयोजकों ने गोवा इसलिए सिलेक्ट किया कि बाकी सभी स्टेट में इनका हुआ अलग अलग क्षेत्रों में, ये क्षेत्र भी बाकी था, तो उन्होंने गोवा को चूज़ किया और मुझे लग रहा है कि दिस वाज द बेस्ट सिलेक्शन। यहाँ पर इसका एक कारण ये भी है कि हमारे भारत सरकार के 3 संस्थान, हमारे सैटेलाइट इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूट्स, उसका लोकार्पण भी प्रस्तावित था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी 11 तारीख को इसके वैलिडेटरी सेशन फंक्शन में आ रहे हैं इसी कार्यक्रम के, उसमें 3 भारत सरकार के संस्थानों का वर्चुअल लोकार्पण होगा। एक तो गोवा में ही है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। आयुष में इकोसिस्टम बन रहा है स्टार्टअप को लेकर के, तो बहुत सारे नए नए स्टार्टअप भी आ रहे हैं, रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ दुनिया भर में प्रचार प्रसार भी हो रहा है। तो किस तरह से आप फ्यूचर देखते हैं? वास्तव में ये अभी जो हमारे पास बेंचमार्क है कि 2014 में जब भारत सरकार में आयुष मंत्रालय बना, इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि आयुष मंत्रालय बना उसके पीछे भी वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस की 6th एडिशन जो 6th वर्ल्ड वेक दिल्ली में था, उसके समारोह कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे थे और उसी दिन उन्होंने आयुष मंत्रालय की घोषणा करी। तो आयुष मंत्रालय के बनने के बाद इन वर्षों में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है इस क्षेत्र की। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इस लेवल का अटेंशन मिलना ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी। तो ये जो एक्सपो है निश्चित तौर पर जो हर दिन हर घर आयुर्वेद का जो कैंपेन है आयुष मंत्रालय का, उसको घर घर तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करेगा। कैमरामैन जयशंकर के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर में काशी तमिल संगमम प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि G20 को लेकर देश भर के 55 शहरों में कार्यक्रम होना है। एक आयोजन काशी में भी प्रस्तावित है। G20 सम्मेलन जो है ये पूरे देश में मनाया जाएगा और मैं जानबूझ के, मेरा शब्द है मनाया जाएगा कि इसमें जो है हर राज्य में और करीब 55 शहर होंगे देश के अलग अलग प्रांतों में, और उसमें ये तो स्वाभाविक है कि G20 जो है वो काशी में भी उसका एक कोई बड़ा कार्यक्रम हो। डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का जो प्रोग्राम जो है वो हम सोच रहे हैं कि काशी में करें, उसकी अभी प्लानिंग जारी है। और देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की सोच को लेकर दिल्ली में 5वीं फिक्की आइज स्कूल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने वाले शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। भारत सरकार देश में नई शिक्षा नीति के जरिए युवाओं के समग्र विकास की दिशा में काम कर रही है। राजधानी नई दिल्ली में 5वीं फिक्की अराइज स्कूल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2022 के सम्मेलन में बोलते हुए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुदूर ग्रामीण में रहने वाले छात्रों तक हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। Preschool has become extremely important because if you're going to do FLN, then preschool needs to be done. I'm sure that you all are doing it. For us also in the government, it's a great challenge to be able to roll it out, and we are absolutely committed to it. We are doing it. इस अवसर पर स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में पर्यावरणीय सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूलों को सम्मानित भी किया गया। जो हम कार्य कर रहे हैं SDG 13 के लिए, यानी कि क्लाइमेट को बचाने के लिए, उस पर हमने प्रेजेंट किया था। हमारे हर लेसन प्लान में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को जागरूक करेंगी,
और शायद इसीलिए हमें ये अवार्ड मिला है। डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है ये पुरस्कार मिलने पर। एजुकेशन एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा पावर है, जिसके थ्रू आप हर इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आप पूरे समाज तक अच्छी शिक्षा लेके जा सकते हैं। 8 से 14 साल के हों उनको फ्री एजुकेशन देना चाहते थे। 300 से शुरू किए, आज 1400 लड़कियां हैं जिनको हम पूरा कंप्लीट फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। हमारे स्कूल में 8000 से ऊपर बच्चे हैं, उनमें से 800 स्पेशल नीड्स के, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो हमारा ये हमेशा ये रहा है फोकस कि हर बच्चा स्कूल में हो और हर बच्चे को पढ़ाई का मौका मिले। रिबूट, री इमेज और रीबिल्ड की थीम को लेकर आयोजित इस 2 दिवसीय महत्वपूर्ण सम्मेलन में देश भर से आए शिक्षाविदों ने 21वीं सदी में कौशल आधारित शिक्षा के साथ नई पीढ़ी में संस्कार व नैतिक मूल्यों से युक्त राष्ट्र निर्माण की संकल्पना पर भी चिंतन मनन किया। भारत सरकार देश में छात्रों को न केवल मौलिक शिक्षा के जरिए बल्कि कौशल युक्त दक्षता के जरिए समग्र रूप से विकसित करने के लिए शिक्षा और संस्कारों का विकास कर रही है। और इसी संदर्भ में न केवल नई शिक्षा नीति लाई गई है बल्कि आज स्कूलों में और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों में बदलाव कर युवाओं में चरित्रवान राष्ट्र निर्माण के साथ साथ कौशल दक्षता युक्त युवा भविष्य के निर्माता बने, इसको लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। मैं सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला इस समय चटगांव में खेला जा रहा है। भारतीय टीम से मिले 410 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 98 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने पहला विकेट शिखर धवन के रूप में खो दिया, जो 3 के स्कोर पर मेहदी हसन मिराज का शिकार बने। इसके बाद ईशान किशन और विराट कोहली जम गए और दोनों ने शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाया। ईशान किशन ने 131 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया, जबकि विराट कोहली ने 3 साल बाद वनडे में शतकीय पारी खेलते हुए 113 रन बनाए। और कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में आज देर रात फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मुकाबला अल बायत स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लिश टीम अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है और टीम ने इस बात को प्री क्वार्टर फाइनल में सेनेगल के खिलाफ साबित किया था। वहीं दूसरी ओर फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल में पोलैंड के खिलाफ जिस तरह का खेल दिखाया, उससे टीम का हौसला बुलंद हुआ है। और फुटबॉल विश्व कप 2022 के तीसरे क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल और मोरक्को आमने सामने होंगे। ये मैच शनिवार को अल तुमामा स्टेडियम में खेला जाएगा। मोरक्को की टीम पहली बार फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं पुर्तगाल की टीम 2006 के बाद कभी विश्व कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का और प्रोग्रामों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।